हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चैप्टर 2 की, जिसका शीर्षक है बुढ़ी काकी। ये जो बुढ़ी काकी गद्य आपको दे रखा है वो लिखा है प्रेमचंद जी ने। उनके बारे में हम आगे देखेंगे। ये वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले देख लेते हैं एक सुविचार। मैं आपको उससे पहले एक बात बता दूं, ये जो बुढ़ी काकी आपको पाठ दे रखा है वो कहानी के रूप में है। इसका प्रकार है कहानी। तो सुविचार देखते हैं हम पहले। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है आपको। ठीक है, तो अभी आगे हम देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ जो बुढ़ी काकी लिखी है वो उनके बारे में। इनके लेखक है प्रेमचंद जी। उनका जन्म हुआ था 1880 में। उनका जन्म स्थान है, मैंने यहाँ पे टुक में लम्मी लिखा है लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये लम्मी कहाँ पे है वो। तो ये जो प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्मी नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको सिर्फ इतना यहाँ पे बताया और निर्धन बताया है। निर्धन उनका हुआ था 1936 में। आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गया है पूरा, उसके बारे में थोड़ा टुक में बताया गया है। मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग ध्यान से अच्छे से सुनना। तो हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। ये आपको याद रखना कि प्रेमचंद जी का उनका मूल नाम मतलब असली नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवादन किए, निबंध लिखते तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कार्य कार्य कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण उनके उपन्यास है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित है। प्रेम की वेदी, कलबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। ये जो बुढ़ी काकी आपको चैप्टर में क्या बोला उसके बारे में 2 लाइन बोली है आपको ऊपर। बुढ़ी काकी में प्रेमचंद जी ने एक ऐसे दयादीन वृद्ध की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है। इन्होंने अपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। तो देखते हैं हम बुढ़ी काकी गद्य में क्या बोला गया है। यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर दे रखा है लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और एक्चुअली सारे पॉइंट मैं कवर कर लूँगी, मैंने आपको टुक में बताऊँगी कि इसमें क्या बोला गया है वो। ठीक है, ध्यान से सुनना। बुढ़ी काकी का कभी अपना भरा पूरा परिवार था, पर पति और नौजवान बेटा की मृत्यु हो जाने के कारण अब वह बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। विवश होकर वह अपने परिवार में बचे रहे एकमात्र भतीजे बुद्धिराम को अपनी पूरी संपत्ति लिख देती है। उसके बारे में तो वह बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा की दया पर आश्रित हो जाती है। बुढ़ी काकी का दुख। बुढ़ी काकी को पेट भर भोजन न मिलने का दुख था। खाना समय पर न मिलता था या खाने की मात्रा कम होती थी। इसी बात पर वे गला फाड़ कर रोती वे तब भी थी जब अक्सर बच्चे उन्हें चिढ़ाने के लिए उन्हें चुटकी काट कर भाग जाते थे या उन पर पानी की कुल्ली कर देते थे। पर उनके इस रोने पर उनकी और किसी का ध्यान नहीं जाता था।
बुद्धिराम के परिवार में काकी से थोड़ा लगाव यदि किसी को था तो वह बुद्धिराम की बेटी लाडली थी। लाडली के लिए बुड्ढी काकी सुरक्षा का काम करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से के खाने की चीज़ें बुड्ढी काकी की सुरक्षा में आराम से खा पाती थी। इसलिए लाडली काकी का थोड़ा बहुत ध्यान भी रखती थी। बुद्धिराम के बेटे सुखराम के तिलक का उत्सव था। इस अवसर पर पुड़िया कचौरियाँ तली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। इन सब की खुशबू बुड्ढी काकी को अपनी कोठरी में बेचैन कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेहमानों ने भोजन कर लिया होगा और उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया। यह सोचकर उन्हें रोना आ गया, पर वे मन भरोसा कर रही थी। शुभ अवसर पर रोना बुरा जो होता है। बुड्ढी काकी की कल्पना में लाल लाल फूली हुई पूड़ियाँ नाचने लगती है। वे धीरे धीरे रेंगते हुई उस कढ़ाई के पास पहुंच जाती है जिसमें पूड़ियाँ निकाली जा रही थी। मगर तभी रूपा की नज़र उन पर पड़ती है और वह झल भूल उठती है। वह तुरंत काकी पर झपट पड़ती है और उन्हें बुरी तरह फटकारती है। बुड्ढी काकी सन्न हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। वह रेंगती रेंगती अपने कोठरी में चली जाती है। अब वे अपनी जल्दबाजी पर दुखी होती है। वे रूपा की झिड़की को उचित मानती है और अपने किए पर पछताती है। वे निश्चित करती है कि जब तक कोई उन्हें बुलाने नहीं आएगा वे बाहर नहीं जाएगी। लेकिन कुछ समय और बीता तो उनसे रहा ना गया। वे फिर सरकती हुई आंगन में जहाँ पहुँचती है, वे देखती है कि मेहमान मंडली अभी भी भोजन की पांगत जमी हुई है। बुद्धिराम बुड्ढी काकी को आया हुआ देखकर आग बबूला हो उठता है। वह लपकर आता है और बुड्ढी काकी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में पटक आता है। अब बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा बुड्ढी काकी को दंड देने का निश्चय करते हैं। आमंत्रित मेहमानों, घरवालों, बाजे वालों, धोबी, नाई सबने भोजन कर लिया, लेकिन बुड्ढी काकी को भोजन करने के लिए किसी ने नहीं पूछा। लाडली इससे बहुत दुखी होती है। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बुड्ढी काकी को खिलाने के लिए अपने पास सुरक्षित रख ली है। वह इन्हें बुड्ढी काकी को देगी, पर वह अपनी माँ के डर से उनके पास नहीं जा रही है। बुड्ढी काकी इंतजार करते करते निराश हो गई थी। ग्वालिन से उनका गला भर आया था, पर डर के मारे से वो रो नहीं पाई। जब सब सो गए तो लाडली बुड्ढी काकी के पास पहुंची। उसने बुड्ढी काकी से कहा कि वह अपने हिस्से की पूड़ियाँ ले आई है, वे खा ले। इतना सुनते ही बुड्ढी काकी पूड़ियाँ पर टूट पड़ती है और 5 मिनट में सारी पूड़ियाँ खा लेती है। वे लाडली से कहती है कि वह अपनी माँ से और पूड़ियाँ मांगकर लाए, पर माँ के मारने के डर से लाडली इनकार कर देती है। पूड़ियाँ के झूठे टुकड़े बुड्ढी काकी से रहा नहीं जाता। वे लाडली का हाथ पकड़कर वहां पहुंचती है जहां झूठी पत्तल पड़े थे। वे बैठ जाती है और उन पत्तलों से पूड़िया के झूठे टुकड़े तथा पत्तलों पर छूटे हुए अन्य व्यंजन उठा कर बखाते हुए खाने लगती है। तभी सो रही रूपा की नींद खुलती है। वह लाडली को अपने पास नहीं पाती। वह उठकर जाती है तो
देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास खड़ी है और बुढ़ी काकी पतलों से पुड़िया के जूठे टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर रूपा सन्न रह जाती है। करुणा और भय से उसकी आंख भर आती है। उसे लगता है कि वह कितनी निर्दयी है। वह मन ही मन में अपनी इस भयंकर गलती के लिए क्षमा मांगती है। वह बुढ़ी काकी को वहां से उठाती है और भोजन की थाली उनके पास रखकर उनसे भोजन करने के लिए कहती है। वह बुढ़ी काकी से अपनी भूल के लिए बुरा न मानने और परमात्मा से इस अपराध के लिए क्षमा करने की प्रार्थना करने के लिए कहती है। बुढ़ी काकी भोले बच्चों की तरह सारा तिरस्कार बुढ़ी काकी भोले बच्चे की तरह सारा तिरस्कार भूलकर भोजन करने लगती है। उसके रोए रोए से रूपा के लिए सच्ची सदिच्छाएं निकल रही है। अब हम देखेंगे इसका स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में पहले आपको बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट विकल्प है, बुढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? भतीजे का क्या नाम था? तो आंसर है पंडित बुद्धिराम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रूपा किसकी पत्नी थी? उसका भी आंसर है पंडित बुद्धिराम। नेक्स्ट पूछा है, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? आंसर में लिखना लाडली। बुढ़ी काकी को पतलों पर से जूठे पर पुड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? तो आंसर में आएगा रूपा। आगे बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो आंसर में लिखना बुढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? आंसर में लिखना बुद्धिराम के घर उनके बेटे मुखराम का तिलक था। फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे बुद्धिराम के घर उनके बेटे मुखराम के तिलक का उत्सव था, इसीलिए पुड़िया बन रही थी। बुढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित होती है? ये क्वेश्चन का आंसर में लिखना आप लोग, बुढ़ी काकी को जूठे पतलों के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सव के दिन बुढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? आंसर में आएगा, उत्सव के दिन बुढ़ी काकी अपशकुन के डर से नहीं रो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में बुढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिया थी? आंसर में लिखना बुढ़ापे में बुढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिया थी। नेक्स्ट आपको बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से अच्छे से आंसर सुनना, क्वेश्चन आंसर दोनों ध्यान से सुनना। बुढ़ी काकी कब रोती थी? तो उसके आंसर में आप लोग लिखना, बुढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के बुढ़ी काकी को कैसे सताते थे? आंसर में आएगा, लड़के जब तक बुढ़ी काकी को सताया करते थे। लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर भगाता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बुढ़ी काकी को सताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ी काकी का
बुढ़ी काकी की कल्पना में पूड़िया को कैसी तस्वीर नाचने लगी। आंसर में लिखना। बूढ़ी काकी को पूड़िया और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम पूड़िया की तस्वीर नाचने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? तो आंसर में लिखना। बूढ़ी काकी को जूठे पतलों से पूड़िया के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्वालिन हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो आंसर में आएगा, बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब जगह बाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। नेक्स्ट आपको पूछा है, आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। इसका आंसर लिखना। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और वह उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों का मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातें पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार बुढ़ों की बात पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है यहाँ पे, लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होती ही है। आंसर में यहाँ लिखना आप लोग, लड़कों और बुढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात में संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है और हर बात को अपनी इस पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं। जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है, इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बुढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। नेक्स्ट आपको बोला है, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको पहले बोला है कि समानार्थी शब्द दे रखे हैं दो, उसके आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला है दीनता, उसका समानार्थी मतलब उसका मतलब होता है दीनता का दरिद्रता। नेक्स्ट है वाटिका, तो उसका उत्तर आएगा उद्यान। नेक्स्ट पूछा है विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। तो फर्स्ट है उसमें प्रतिकूल, तो उसके आंसर में आएगा अनुकूल। नेक्स्ट पूछा है आपको सज्जन, तो उसके आंसर में आप लोग लिखना दुर्जन। फिर नेक्स्ट है अनुराग, तो विराग। नेक्स्ट है सुलभ, तो उसके उत्तर में आएगा दुर्लभ। नेक्स्ट पूछा है अपशकुन,
तो आंसर में लिखना आप लोग शकुन। नेक्स्ट पूछा है दिग्वाहार, तो उसके विरुद्धार्थी शब्द है अल्पहार। नेक्स्ट है नीलचत्ता, तो इसके आंसर में आप लोग लिखना लज्जा। और लास्ट है आपका विरुद्धार्थी शब्द जो पूछा है वो अपरिमित, तो आंसर में आप लोग लिखना परिमित। नेक्स्ट बोला है शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, तो यहाँ पे आपको जो शब्द समूह पूछा है उसमें पहला आपको दे रखा है कि जहाँ घटना बनी है वह जगह, जहाँ घटना बनी है वह जगह, तो आंसर में आप लोग लिखना आपको यहाँ पे पहला पूछा है जहाँ घटना बनी है वह जगह, तो इसके उत्तर में लिखना आप लोग घटनास्थल, घटनास्थल। नेक्स्ट पूछा है आपको टेक्स्ट बुक में जीभ का स्वाद, तो आंसर में आएगा रसास्वाद। नेक्स्ट पूछा है भूख से आतुर, तो उत्तर में लिखना शुद्धातुर। नेक्स्ट पूछा है और संवाद समूह के लिए एक शब्द लास्ट पूछा है धीरज की परीक्षा लेने वाली, तो आंसर में आएगा धैर्य परीक्षक। अभी नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन के दे रखा है मुहावरे के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे दे रखे, मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ कि एक एक का अर्थ क्या होता है वो। तो देखते हैं मुहावरे। तो पहला आपको यहाँ पे पूछा गया है कि सब्ज बाग दिखना, तो इसका अर्थ है बड़े बड़े झूठे वादे करना। उसका वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे, तो सेंटेंस लिखना आप लोग लोगों को ठगने वाले ढूंढ पहले उन्होंने तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। नेक्स्ट पूछा है आपसे बाहर होना, तो इसका अर्थ होता है अत्यंत क्रोधित होना। आपे से बाहर होना मतलब अत्यंत क्रोधित होना, और उसका उसका यहाँ पे वाक्य लिखना आप लोग पुत्र के स्कूल में अनुपस्थित देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। नेक्स्ट पूछा है आपको उबल पड़ना मतलब क्रोधित होना, इसका अर्थ है, और इसका सेंटेंस बनेगा नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े। नेक्स्ट है छाती पर सवार होना, इसका अर्थ होता है सामने अड़े रहना। उसका सेंटेंस बनेगा उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। नेक्स्ट है आप पूछा है मुहावरा नाक कटवाना मतलब इज्जत खोना, उसका अर्थ है इज्जत खोना। उसका सेंटेंस बना के लिखना आप लोग अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी ही नाक कटवाई। आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन अर्थ सेम ही लिखना। सेंटेंस कोई भी आप अपने हिसाब से अच्छा जो आपको ठीक लगे वो लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा है बेसिर पैर की बात, तो इसका अर्थ होता है असंबद्ध बात। तो इसका मैं वाक्य बनाती हूँ, यहाँ पे आप लोग को जो अच्छा लगे वो लिखना, इससे रिलेटेड हो वही। महेश की बात में आदि होता है न अंत न अंत, वह हमेशा बेसिर पैर की बात ही करता है। नेक्स्ट है हृदय सन रह जाना घोर आश्चर्य में डूब जाना, उसका वाक्य हम लोग बनाएंगे तो बूढ़ी काकी की झूठी पतलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। नेक्स्ट है मुंह बाहे फिरना, तो बेकार की हालत में घूमना। वाक्य स्थानक होने के बाद भी वह कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, मुंह बनाए फिरता है। नेक्स्ट है कलेजे में हुक्सी उठाना, तो उसका आंसर आएगा मन में दुख होना। उसका सेंटेंस है पड़ोसी की पुत्री की करहा सुनकर कामू चाचा के कलेजे में हुक्सी उठी। नेक्स्ट है रोटियों के लाले पड़ना,
तो रोटियों के लिए बहुत तरसना। सेंटेंस बनेगा, अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बुढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। नेक्स्ट है आग हो जाना, अत्यंत क्रोधित होना इसका अर्थ है। उसका सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, मेहमानों से पहले खाने चली आई बुढ़ी काकी को देख रूपा आग हो गई। नेक्स्ट है आपको पूछा है यहाँ पे, जवाब दे चुकना, इसका अर्थ लिखना, निष्क्रिय होना, छोड़ देना। वाक्य है, बुढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसके हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट पूछा है आपको, कलेजा पसीजना, उसका अर्थ है दया आना। वाक्य बनेगा, बुढ़ी काकी को झूठी पतलों से पुड़िया के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा का कलेजा पसीज हो गया। आगे आपको यहाँ पे बोला संधि विच्छेद कीजिए। आपको जो शब्द दे रखा है उसको संधि लिखनी है आपको, कि परमानंद है तो उसका परम प्लस आनंद ऐसा होता है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रही हूँ। ये जो इतने सारे शब्द दे रखे हैं मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर बताऊँगी तो आप शायद कुछ कन्फ्यूजन में रहे या फिर आपको अच्छे से समझ में ना आए। और मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आपको विग्रह करके समास का नाम लिखे वो बताती हूँ। तो उसमें आपको पहला बोला रखा है कि श्रुधातरु, सुधातरु का अर्थ हो मतलब उसका समास है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास कैसे बना, तो कि सुधा रूपी तरु। ठीक है। नेक्स्ट है सदिच्छाए, तो संत मतलब अच्छी इच्छा है, तो इसका भी कर्मधारय समास है। नेक्स्ट बोला है आपको सुधावर्धक, सुधावर्धक, तो यहाँ पे उसका मतलब होता है, मतलब हम लोग को पूरा अगर सेंटेंस बनाने चाहे अगर समास देखने के लिए, तो सुधा में वृद्धि करने वाला, तो उपपद समास होता है और तत्पुरुष समास का एक प्रकार है उपपद समास। ठीक है। अगर आपको लास्ट बोला है रसास्वादन, तो यहाँ पे रस का आस्वादन मतलब संबंध, तत्पुरुष समास। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपका ये स्वाध्याय ख़त्म होता है। अगर आपको पूरे स्वाध्याय में या फिर पूरे चैप्टर में मैंने जो आपको टूक में बताया है इस चैप्टर के बारे में, उसमें कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने हमारी ईमेल आईडी दे रखी है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना वहाँ पे। और अभी बहुत अच्छी एक डील चल रही है अमेज़ोन पे, उसकी लिंक हमने दे रखी है। अगर आप लोग वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर चेक करना, अगर अच्छा लगे तो परचेज़ भी कर लेना। अच्छी ऑफ़र है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना। स्टैंडर्ड 12th के हम लोग आगे भी डेली अपलोड करेंगे वीडियो पूरे चैप्टर और पोयम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ, तो उनको भी ये अच्छे से समझ में आए इसलिए। और ऐसे ही हमने सॉरी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। थैंक यू।